तो आज हम 10th क्लास का मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट सेक्शन है वो 16 मार्क्स का आता है और इसमें आते हैं आपके MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, द HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज। अब देखिए यहाँ पे HCF निकालना है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो सिंपली देखिए जितने भी नंबर है, चाहे 17 है, 23 है या 29 है, ये सारे प्राइम नंबर है और इनके बीच में कोई भी कॉमन वैल्यू जो वो नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1, सो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए यहाँ पे जब हम दो नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपका जो फार्मूला होता है वो होता है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, सो इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी जीरोस विल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 4x - 1 = 0 हैव। तो कितने इसके मतलब सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो a की वैल्यू है 4, b है -4 और c है -1। जब हम इसका डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं तो वैल्यू आती है 32 जो कि पॉजिटिव नंबर है, और जब भी पॉजिटिव नंबर आता है तो हमारी जो भी इक्वेशंस होती है उसके जो रूट्स होते हैं या जीरोस होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी। देन नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसका आएगा ऑप्शन सी 1। देन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल इफ। ओके, सो ऑप्शन बी है इसका आंसर। बाकी ऑप्शन भी मैंने दिखा दिए। यहाँ पे अगर d की वैल्यू 0 है तो मतलब इसके पास रिपीटेड रूट्स हो सकते हैं। d की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसके डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, और d की वैल्यू अगर कम है तो इसके रूट्स जो वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट टर्म इन EPS -5 - a and 3। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म दी गई है तो उसको हम लिख सकेंगे पहले जैसे a1 = -5, a2 = -1 और a3 = 3। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, चाहे कोई भी दो आपस में माइनस कर लो आप, चाहे a2 - a1 कर लो या फिर a3 - a2 कर लो, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा, और जो कि यहाँ पे आ रहा है 4। सो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम फार्मूला सिंपली लगाते हैं a3 + d, मतलब a4 निकालना है हमें। सो सिंपली 3 + 4 हमारे पास 7 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन ट्रिग्नोमेट्री, ये फार्मूलाज होते हैं और 1 + tan² थीटा होता है हमारे पास sec² थीटा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, अगर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा h² है वो आएगा 8² + 15²। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 289 आएगा और h² आ जाएगा हमारे पास 289, और जब इसको हम मतलब रूट लेके 289 का तो हमारे पास आता है 17। सो h² = 17²। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Then we have a line intersecting a circle in 2 point is called, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा आंसर, सेकेंड लाइन। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिंपली फार्मूला है तो इसका ऑप्शन होगा बी, πr²h। देन nth टर्म ऑफ एन AP, ये भी फार्मूला है तो ये ऑप्शन ए है, a + n - 1 × d। देन नेक्स्ट है, अगर हमारे पास साइन a की वैल्यू 3/4 है तो हमें कॉसिकेंट a की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब कॉसिकेंट a है वो होता है 1 / साइन a। सो सिंपली साइन a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3/4 एंड दैट इज इक्वल टू 4/3। सो इसका ऑप्शन होगा डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएट ऑलवेज इक्वल, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, सारे करेक्ट है। ओके, एंड टेंजेंट टू द सर्कल मेक एन एंगल ऑफ विद रेडियस ऑफ सर्कल, इसका आंसर है 19 डिग्री। Okay, and then next we have volume of two sphere, इसका रेशियो है 64:27 and the ratio of their surface area। okay, देखिए सिंपली द वॉल्यूम रेशियो हमारे पास 64:27, अगर रेडियस रेशियो देखो क्यूब रूट निकाल के तो 4/3 आएगा, क्योंकि
4 into 4 16 into 4 64 and 3 into 3 9 9 into 3 is 27। और अगर हम एरिया रेशियो देखें तो हमारे पास आएगा एरिया रेशियो दैट इज 1/3 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 16:9। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट सम ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इक्वेशंस दी गई है, ऑप्शंस हैं। आपको फार्मूला पता होगा कि इनका जो सम है वो निकालते हैं हम -b डिवाइडेड बाई a, और उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो c यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। आरब, ओ आरब, आरब, so sum of zeros is equal to minus of -14/5। so इसका आंसर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमारे पास अभी सेक्शन बी है जिसमें हमारे पास 9 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर्स के, तो इनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 336 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 336 को 2 से हम डिवाइड करें क्योंकि ये इवन नंबर है, तो हमारे पास 168 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे हम आगे तक जब तक इवन नंबर नहीं आता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे इवन नंबर आया तो यहाँ पे हमें इसको मतलब 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद 7 आया तो 7 एक प्राइम नंबर है। सो हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2⁴, यानी 2 से हमने 4 बार डिवाइड किया है, फिर एक बार 3 और एक बार 7 आ रहा है। इसी चीज को अगर हम हिंदी में लिखें तो सिंपली 336 को 2 से भाग दे क्योंकि ये सम है, और इसी तरह से हमें इसको डिवाइड करते जाना है जब तक ऑड नंबर आ जाए। और जब ऑड नंबर आएगा तो इसको हम जिस भी नंबर से वो डिवाइड हो पाएगा उसे डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 21 है, सो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आता है 7 जो एक प्राइम नंबर है। सो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 2⁴ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। The next question है मतलब the coordinates of Ram's house are 60, coordinates of Shyam's house is। एक मिनट वेट करें थोड़ा सा, क्या प्रॉब्लम होगी इसको। ठीक है, तो राम के घर के कोऑर्डिनेट्स हैं 60 और श्याम के घर के कोऑर्डिनेट्स है 08। तो हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ राम एंड श्याम, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। सो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, जहाँ पे अगर हम राम के घर के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो हम ले लेंगे x1 y1 जो कि हमें दिए हैं 60, और श्याम के घर के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 जो कि हमें 08 दिए हैं। अभी सिंपली हमें वैल्यूज को पुट करना है, तो हमारे पास इस तरह से आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 + 64 और फिर 100, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। सो इन दोनों के घर के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स। इसी को अगर हम हिंदी में करें तो राम और श्याम के घरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं जो कि इस तरह से है। देन सिंपली राम के घर के निर्देशांक है x1 y1 दिस, ये श्याम के घर के हैं 08, और फिर वैल्यूज को पुट करना है और सिंपली इसको हमें सॉल्व कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा 10। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है साइन 60 डिग्री होता है हमारे पास √3/2 और cos 30 डिग्री होता है हमारे पास √3/2, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है और cos 60 डिग्री होता है 1/2। सिंपली वैल्यूज को पुट करना है और इसको करने के बाद अब देखो √3 मल्टीप्लाई √3 है, सिंपली 3 आएगा और नीचे आ जाएगा 4। सो ये आ रहा है पहले 3/4 प्लस √3/4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडिंग बाई 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ बाय लीनियर इक्वेशन बाय, ओके सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है इसको। तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मान लो ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। सो इक्वेशन 1 चाहे तो हम किसी से 2 से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने 1 से लिया है। सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ओके, एंड ओके इक्वेशन 2 लिए मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, फ्रॉम द इक्वेशन 2 आएगा यहाँ पे, ओके। सो फ्रॉम द इक्वेशन 2 x is equal to y plus 4 and put x is equal to y plus 4 into equation 2, ओके। सो हमारे पास आएगा यहाँ पे y plus 4 plus y is equal to 14 इक्वेशन 1 में। यहाँ पे मतलब 1 की जगह मैं कर ही देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इक्वेशन 2 आएगा और यहाँ पे आएगा इक्वेशन 1। ठीक है, सो देख लेना यहाँ पे मतलब इक्वेशन 2 से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और इक्वेशन 1 में आ जाएगा हमारे पास, मतलब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वैल्यू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू देन y हमारे पास सिंपली 5 आ जाएगा। और फिर से हमें इस वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दे, जैसे 1 में पुट कर दिया सपोज, तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू आ रही है 9, ओके। सो x9 और y5 गिवन, यहाँ पे फिर से आप लोगों ने चेंज कर लेना है, यहाँ पे समीकरण 2 आएगा, ठीक है, और नीचे आएगा 1, ओके। और सिंपली वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। सो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, तो इसमें सिंपली हम मतलब ए बी सी जो इनके कोफिशिएंट है √2, 7 एंड देन 5√2, और अभी डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे, हम देखेंगे इसके रूट प्रॉपर बन पाएंगे या नहीं, ये पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। सो जब हम इस मैथ मतलब डी की वैल्यू शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 9, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो सिंपली यहाँ पे हम मतलब रूट्स निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b डिवाइडिंग बाई 2a। सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे, 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा यहाँ पे। सो -7 प्लस -3 और 2√2 डिवाइडिंग बाई, ओके। सो हमारे पास इनको मतलब जब हम करेंगे तो -7 और -3 ये आ जाएगा हमारे पास -10, ओके। और एक आ जाएगा हमारे पास -4 डिवाइडिंग बाई 2√2। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2/√2 एंड 5/√2। अगर इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें हम, मतलब दोनों इक्वेशंस को या दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें √2 के साथ, तो हमारे पास एक रूट आ जाएगा -√2 और दूसरा आ जाएगा 5√2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। और इसी को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो सिंपली कुछ नहीं है, वैल्यूज को पुट करना है और बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। मतलब हिंदी और इंग्लिश में कुछ नहीं है, बस ऊपर जो दिया गया है वही लाइन है और यहाँ और अब बाकी सेम सारा है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, okay. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. Turning from the bag, then what is the probability that अच्छा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने की कितनी हो सकती है। सो देखिए बैग के पास है 3 रेड बॉल्स
5 black balls. So the total balls है हमारे पास 8. The probability of drawing a red ball is number of red balls divided by total number of balls and that is equal to 3/8. Okay. और हिंदी में लिखेंगे बैग में हमारे पास ये सब मिल रहा है 3 लाल गेंदे 5 काली गेंदे. सो टोटल गेंद हो गई हमारे पास 8. सो लाल गेंद निकालने की संभावना जो है लाल गेंदों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल गेंदों की संख्या एंड दैट इज इक्वल टू 3/8. ओके, हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. ओके, सो ये ले लिया हमने डायग्राम टेंजेंट ओ बी बी. ओके, टेंजेंट जो है वो है ए बी. सो a circle with center O and tangent AB at point B, then radius OP is perpendicular to the tangent AB, right, at the point of the contact P. So the line OP itself is a perpendicular from P to the tangent that passes through the center O. Thus the perpendicular at the point of contact pass through the center. In a diagram, OP is a perpendicular from the center O to the tangent AB at the point of the contact P and hence it is proved. Okay, so हिंदी में लिखेंगे केंद्र O वाला एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB है. Then त्रिज्या OP स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB पर लंबवत है. अब रेखा OP स्वयं P से स्पर्श रेखा पर लंबवत और केंद्र O से होकर गुजरती है. इस प्रकार संपर्क बिंदु पर लंबवत केंद्र से होकर गुजरता है. सो डायग्राम में OP जो है केंद्र O से संपर्क बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB पर लंबवत है. देखिए ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का टॉपिक है, इसको मैं ठीक से नहीं करवा पाऊंगा. सो नेक्स्ट है हमें शो करना है कि 5√3 इज अ इरेशनल नंबर. देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा एक मतलब प्रॉपर वैल्यू होती है. ओके, फुल वैल्यू मतलब विदाउट डेसिमल. सो रूट थ्रू में डेसिमल आएगा. सो ये है ही नहीं रैशनल. ओके, रैशनल जो है वो मतलब कंप्लीट वैल्यू होती है विदाउट डेसिमल. सो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है. लेट अस अज्यूम दैट 5√3 इज अ 3 रैशनल. देन 5√3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय v और जहां पे जो a बाय v है इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, क्योंकि परमेय संख्या वही होती है जिसको हम p डिवाइडेड बाय q के रूप में लिख सके और q इज नॉट इक्वल टू 0. सो दोनों साइड को 5 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है √3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 5b और जो कि शो करता है कि जो √3 है वो रैशनल नंबर है. बट वेट, however √3 is known to be irrational as 3 is not a perfect square, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, रूट लगा है ना इसके साथ. Therefore the assumption that √3 is irrational leads to a contradiction. So it's proved that it is an irrational number. So हिंदी में लिखेंगे मान लें 5√3 परमेय संख्या है, फिर 5√3 is equal to a dividing by v और जहां पे a डिवाइडिंग b पूर्णांकों का एक सरलतम रूप है. दोनों तरफ 5 से भाग देने पर हमें मिलता है √3 is equal to a डिवाइडिंग by 5b और जो इंप्लाई करता है कि √3 जो है वो एक परमेय संख्या है. बट वेट, √3 को अपरमेय माना जाता है क्योंकि 3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है और ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि 5/3 जो है रैशनल नहीं हो सकता. ओके, द नेक्स्ट determine AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Okay, so given data is A3 हमारे पास 16 और A7 minus A5 हमारे पास 12. Okay, so let first term be A और D is a common difference. Then from the third term के लिए हम लिखेंगे A plus 2D is equal to 16 equation 1. And from the condition A7 minus A5 is equal to 12, we have A7 को हम लिखेंगे A plus 60 minus और A5 को लिखेंगे A plus 4D and that is equal to 12 और यहाँ से A दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, और D हमारे पास आ जाएगा 2D 6 minus 4 2D is equal to 12 और that is D जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 6. So इस 6 को हमें पुट करना है इक्वेशन 1 में. So हमारे पास जो वैल्यू आ रही है a की वो आ रही है 4. ठीक है जी,
क्योंकि a3 तो है और सिंपली a की वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई हमारे पास 4। सो थस AP कैसे होगी हमारे पास, a प्लस m, मतलब वो फार्मूला जो है उसको पुट करते रहना, 4 प्लस 10 16 12 इस तरह से चलता जाएगा। कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है ना, 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इस तरह से चला हुआ है। सो हिंदी में लिखेंगे हमारे पास a3 है 16 और a7 माइनस a5 है 12। सो मान लेते हैं a हमारा फर्स्ट टर्म है, d इज द कॉमन डिफरेंस। सो थर्ड टर्म हमारे पास आएगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 एंड फ्रॉम द गिवन कंडीशन a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12 और इसको सिंपली पुट करना है और हमारे पास d आ जाएगा 6। सो इस वैल्यू को जब हम 1 में एंटर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4 और इस तरह से हमारी सीक्वेंस बन जाएगी, मतलब हमारे पास a भी आ गया और d कॉमन डिफरेंस, तो 6 6 जो हमें ऐड करते रहना है इसमें। सो ये हमारे पास सेक्शन C है जिसमें 7 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और वहां से y आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x प्लस 6y। सेकेंड है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, वहां से y आ जाएगा 2x माइनस 2। सो सिंपली इस टेबल के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे हमने x 0 किया तो y एक जगह पे 6 आ रहा है, दूसरी जगह पे माइनस 2 आ रहा है एंड देन अगर हम x3 डालते तो एक जगह पे 0 और जगह पे 4 आ रहा है। सो हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट। सो द लाइन इंटरसेक्ट एट 2 2, thus the solution to the given equation is 2 2। ओके, रेखाएं दो दो पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये जो पॉइंट है x और y एंड इस प्रकार दिए गए समीकरण का हल 2 2 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन between the x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and minus 3 4। okay, that's so great। so हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास x और y दो पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है 3 6 और माइनस 3 4 से, राइट। सो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे अंडर रूट को हटाने के लिए। तो इस तरह से रूट हट गया है। अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आएगा और फिर इनको हम मतलब जैसे x कैंसिल हो, x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और बाकी सबको रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे 4 से हट जाएगा ये। सो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके, so then we have y is equal to minus 3x plus y। और इसी चीज को जब हम हिंदी से करेंगे, हिंदी में करेंगे तो माना बिंदु x बाई बिंदु 3 6 और माइनस 3 4 को समान दूरी पर है। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। और y की इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल देनी है, y is equal to minus 3x plus 5। okay, then okay, cottage industry produce a certain number of pottery articles in a date was observed on the particular date. P is more than twice the number of, okay, so let us suppose we have the number of article be x and cost per article is y, let us suppose, okay, then we have given y is equal to 3x 2x plus 3y and x y is equal to 90। ये हमारे पास दिया गया है। ओके, लिखा है ना वहां पे the cost of production of each article was 3 more than the twice number of the article produced in that day। ओके, so simply हम y की वैल्यू को पुट करेंगे x y is equal to 19 के अंदर। so यहाँ से इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जो फार्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से सिंपली वैल्यूज को पुट करना है हमें और हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 27 इज इक्वल टू 4। अब देखिए माइनस 30 तो माइनस की वैल्यू हम नहीं लेंगे, अगर प्लस मतलब माइनस 3 और प्लस 27 ले तो हमारे पास 24 आएगा। 24 को जब 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 6। सो y को फाइंड आउट करने के लिए हम
सिंपली क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, वहां पे सिंपली वैल्यूज को हमें पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 50। ओके, so the number of article is 6 and the cost per article is 15 rupees। मानव वस्तु की संख्या x और प्रति वस्तु लागत है y। सो हमारे पास इक्वेशन दी गई है y is equal to x plus 3y and xy is equal to 90। सो सिंपली वैल्यू को पुट करना है हमें y की। सो इसको एक्सपेंड करेंगे हम। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। सो x की वैल्यू हमें y में जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y is equal to 2 into 6 plus 3 and that is equal to 50। ओके, सो वस्तु की संख्या 6 और लागत आ गई 12। ओके, that's clear to you। और हमें अभी ये प्रूव करना है कि 1 plus sin theta डिवाइड 1 plus secant theta divided by secant theta is equal to sin square theta divided by 1 minus cos theta। So given equation है हमारे पास ये। So पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ओके, मतलब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, अलग तरह से लिख दिया। पहले दोनों इकट्ठी थी ना, अब हम इसको अलग लिख रहे हैं। अलग लिखने के बाद क्या हुआ कि जो 1 बाई सीकेंट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा के बराबर, और सीकेंट थीटा आपस में कैंसिल हो गया तो वो हो गया +1। ओके, अब राइट हैंड साइड को ले हम तो हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसी वैल्यू को हम इसमें पुट करें तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b। सो वी हैव a माइनस कॉस थीटा इंटू a प्लस कॉस थीटा, मतलब a माइनस कॉस थीटा इंटू a प्लस कॉस थीटा, और a माइनस कॉस थीटा आपस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल +1। सो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो बराबर आ रही है, सो ये प्रूव हो जाती है इक्वेशन। सो हिंदी में करेंगे दिया गया समीकरण इस तरह से, देन लेफ्ट हैंड साइड, ओके, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे हम, मतलब अलग अलग लिखेंगे तो ये कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा cos थीटा +1। देन राइट हैंड साइड इज दिस, और क्योंकि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो इसी को हम दोबारा पुट करेंगे और इसको एक्सपेंड करके लिखें तो हमारे पास आएगा 1 माइनस cos थीटा टू 1 प्लस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो cos थीटा +1 दोनों साइड हमारी आ चुकी है बराबर। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन निकाला है 29। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया रेडियस है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री और पाई की वैल्यू 3.14। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, दैट मींस 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे, r की वैल्यू 10 स्क्वायर आएगी। ओके, सो ये सिंपली कैलकुलेट करके हमारे पास आ रहा है 50। यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू मैंने 100 लिख दी है और यहाँ पे r स्क्वायर मतलब 100, और 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। सो इसको ऑल सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 78.5 माइनस 50 एंड दैट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर एरिया। सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी चीज को जब हम हिंदी में करेंगे तो हम लिखेंगे त्रिज्या इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, केंद्र पर समकोण 90 डिग्री, पाई की वैल्यू दी है हमारे पास
सो माइनस सेगमेंट का क्षेत्रफल हम निकालते हैं सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज को पुट करना है और हमारे पास सॉल्व करके आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर सेक्टर का क्षेत्रफल हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस सेक्टर एरिया, एंड इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस सेगमेंट का क्षेत्रफल आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और मेजर सेक्टर का क्षेत्रफल आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, cot 30 दिया गया हमारे पास, cot थीटा दिया गया 7/8। सो हमें 1/sin थीटा into 1 - sin थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो देखिए cot थीटा हमारे पास आ गया 7/8। सो हमें पता है 1 + sin थीटा into 1 - sin थीटा जो ऊपर लिखा हुआ वैल्यू में, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे हम तो हमारे पास आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ओके। और जो 1 - sin स्क्वायर थीटा है दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से आएगा ये, ओके। और साथ ही जो नीचे वाली इक्वेशन दी गई है उसको भी हमें रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। सो हमारे पास ये आ जाएगा अब cos square theta dividing by sin square theta and that is equal to cot square theta। और cot square theta की वैल्यू हमारे पास दी गई है 7/8। तो इसका होल स्क्वायर करें तो हमारे पास आंसर आएगा 49 डिवाइडिंग बाय 64। हिंदी में लिखते हैं तो फिर से वही इस तरह हम जानते हैं कि दिस then 1 - sin square theta that is cos square theta, फिर 1 + cos theta into 1 - cos theta that is equal to 1 - cos square theta और वो आ जाता है sin square theta, ओके। और हमें ये भी पता है कि cos square theta डिवाइडेड बाय sin square theta होता है cot square theta। cot square theta हमारे पास दिए गए, सो आंसर आएगा 49 डिवाइडेड बाय 64। ओके, नाउ नेक्स्ट है फाइंड टू नंबर जिसका सम है 27 और प्रोडक्ट है 128। सो माना वो दो नंबर है हमारे पास x और y। सो गिवन है हमारे पास x + y = 27 एंड x * y is 182। दोनों को सॉल्व करना है तो सिंपली हम जैसे यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले उसको इक्वेशन 2 में पुट कर ले हम फर्स्ट से। सो हमारे पास आ जाएगा x * 27 - x is equal to 128। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x² - 27x + 182 is equal to 0। फिर वही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सिंपली इस वैल्यूज को पुट करना है हमें और यहाँ पे आ जाएगा 27 ± 1 डिवाइडेड बाई 2। सो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, एक 14 और एक 30, ओके। सो दो जो नंबर है वो हमारे पास 13 और 14। अगर चेक करें तो देखो 27 आता है जब हम 13 और 14 को प्लस करते हैं और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 182। ये पूरी तरह से चेक हो रहा है क्वेश्चन। हिंदी में लिखेंगे माना दो संख्याएं x और y है और दिए गए समीकरण अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस, और यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे 2 में। सो इसको रीअरेंज करके ये प्रॉपर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। देन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है और उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14 एंड 30। सो दैट्स द आंसर एंड ये हमारा चेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सो पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। रेडियस मान लिया r है हमारे पास और OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस TA स्क्वायर, तो सिंपली हमें वैल्यूज को पुट करना है। सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। r की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई है, सो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड दैट इज r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो दैट्स द रेडियस ऑफ सर्कल। सो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। माना r वृत्त की त्रिज्या है, दैट OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस TA स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज को हमें पुट करना है यहाँ पे। ओके, सो 3 आ जाएगा हमारे 3 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास त्रिज्या।
वृत्त की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ओके, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस। So prove that a line is drawn parallel to any one side of the triangle that intersect other two sides in the two distinct point, then the line divides two is two। यार अब बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम है ना, ये बोल रहा है कि कोई भी ट्रायंगल जब उसको हम B से डिवाइड करते हैं तो ये जो वैल्यूज होती है ना दोनों ये बराबर होती है और यही हमें शो करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सो गिवन है हमारे पास DE इक्वल टू BC, राइट। सो प्रूव करना है हमें EC डिवाइडेड बाई AE। ये देखो EC डिवाइडेड बाई AC और BD डिवाइडेड बाई AD ये आपस में बराबर होती है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो एंगल AAD वो इक्विवेलेंट है एंगल ACB और एंगल ADE इक्विवेलेंट है एंगल ABC और एंगल EAD common to both the triangles, right? So AED nearly equivalent to the ACB by a triple AA similarity. Then EC divided by AE is equal to BD divided by AD, right? अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे, जैसे कि बता रहा था मैं डायग्राम में कि EC को मैं लिख दूंगा AE प्लस EC डिवाइडेड बाई AE और BD को लिख दूंगा मैं AD प्लस BD, यहां से ये BD प्लस AD, राइट, डिवाइडेड बाई AD। सो EC डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई AD। ओके, दोनों को जब एक्सपेंड करेंगे तो फिर से 1 कॉमन आएगा, 1 को हम कैंसिल कर देंगे और फिर से वही आंसर बचेगा एंड दैट इज द आंसर। देन ओके, एक पेड़ है यहाँ पे जो गिर चुका है, राइट, और हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ए ट्री टू द पॉइंट whose top of the tree touches the ground is 8 cm। find the height of a tree। ओके, ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। सपोज जो AC आपको दिख रहा है ये ब्रोकन पार्ट है ट्री का, दैट टोटल हाइट सपोज हमारे पास आ जाती है AB प्लस AC। ओके, ये वाली ये AB यहाँ तक मतलब ये बच गया है और ये टूटा हुआ हिस्सा AB प्लस AC आ जाती है हमारे पास टोटल हाइट। सो ट्रायंगल ABC में देखिए हम तो cos 30 डिग्री आता है BC डिवाइडेड बाई AC। cos 30 होता है राइट √3/2 और इसका BC हमारे पास दिया गया 8 सेंटीमीटर, राइट। सो AC की वैल्यू आ रही है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई √3 और tan 30 डिग्री निकाले हम AB डिवाइडेड बाई BC और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, AB हमारे पास आता है 8/√3 और जैसे कि ऊपर लिखा हुआ AB प्लस AC टोटल हाइट, तो सिंपली हमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई √3। अभी क्योंकि रूट जो 3 नीचे लिखा हुआ है उसको हमें ऊपर लेके जाना है तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से। सो हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 8√3 मीटर। हिंदी में माना AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है, देयरफॉर पेड़ की कुल ऊंचाई होगी AB प्लस AC इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये बाकी सारा कुछ वैसे ही है। ओके, ठीक है, तो वही सब है, ये सारी कैलकुलेशन वैसे की वैसी है। इसलिए पेड़ की जो टोटल हाइट है वो आ जाएगी हमारे पास 8√3 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35, क्वेश्चन नंबर 35। चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 150 रुपीज। ओके, 55 रुपीज। 25 किलोमीटर चलना होगा तो हमें क्या पे करना पड़ेगा। ओके, सो मान लेते हैं फिक्स चार्ज है F और चार्ज पर किलोमीटर है C। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
f plus 10c is equal to 105, equation 1, and f plus 15c is equal to 155, equation 2. मतलब फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, राइट. सो इक्वेशन 2 से 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एफ कैंसिल हो जाएगा और सी यानी जो चार्ज पर किलोमीटर वो आ रहा है 10 रुपीज. फिक्स चार्ज को फाइंड आउट करना है, सिंपली कहीं पे भी वैल्यूज को पुट करो. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 5 रुपीज 6 चार्ज. ओके, अब 25 किलोमीटर के लिए हमें फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा एफ प्लस 25c. जैसे ऊपर f प्लस 10c f प्लस 15c, तो यहाँ पे f प्लस 25c यानी फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर फॉर द 25 किलोमीटर. सो सिंपली 5 प्लस 25 इंटू 10 रुपीज आ रहा है हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर. सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा रुपीज 255 रुपीज. हिंदी में लिखेंगे नियत भाड़ा मान लिए f है और किलोमीटर का भाड़ा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है c. So according to the situation we have this, then 2 से 1 को subtract करना है और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 10. फिर फिक्स चार्ज को हमें निकालना तो कहीं भी पुट कर दो हम c की वैल्यू, तो यहाँ से f हमारे पास आता है 5 रुपीज और 25 किलोमीटर के लिए जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा f प्लस 25c and that is equal to 255 rupees. Then next question, Radha has a doll in the shape of cone of radius this mounted on the hemisphere of the same radius. The total height of doll is this. Color her doll. Find the total area of doll to be colored. Okay. So देखिए the total surface area of toy आएगा हमारे पास curved surface area of cone plus surface area of hemisphere और curved surface area of cone हमारे पास फार्मूला उसके लिए पाई आर एल. सिंपली वैल्यूज को हमें पुट करना है जहाँ पे आर है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और हाइट आ जाएगी 15.5 minus 3.5 that is equal to 12 सेंटीमीटर. ओके, और जो उसकी तिर्यक ऊंचाई है सेलेंट हाइट वो है 12.5 सेंटीमीटर. ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी फार्मूला से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां से आ जाएगी ये. ठीक है, सो देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल की वैल्यू जब हमने पुट करी तो हमारे पास आया 137.5 centimeter square. And the surface area of hemisphere is 2 pi r square. Simply values को put करना है, so हमारे पास आ जाएगा 77 centimeter square. So the total surface area of toy आ गया 77 plus 137.5 and that is 214.5 centimeter square. हिंदी में लिखेंगे खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है पाई आर एल से, जहाँ पे आर की वैल्यू है ये एच की और देन सेलेट हाइट 12 सेंटीमीटर, इसका फॉर्मूला निकालेंगे और शंकु का सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है हमारे पास पाई आर एल की वैल्यू पुट करके 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज को पुट करना है और हमारे पास आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफॉर खिलौने का टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया आ गया 77 प्लस 137.5 एंड दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए वुडन रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन सिलेंडर as shown in the figure. Okay, the rocket with the length of conical part is 6. So find the area of rocket which each of colors, अलग-अलग colors का हमें मतलब निकालना है. Okay, so total height of a rocket is 20 centimeter. ये हमें दी गई है. कोन की हाइट है 6 सेंटीमीटर, डायग्राम में दिख रही है. हाइट ऑफ सिलेंडर आगे हमारे पास 26 minus 6 that is 20 सेंटीमीटर. अब डायमीटर ऑफ कोन बेस है 5 सेंटीमीटर, सो इसका रेडियस आ जाएगा इसका हाफ 2.5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बेस है 3 सेंटीमीटर, सो इसका रेडियस आ जाएगा इसका हाफ 1.5 सेंटीमीटर और पाई हमारे पास 3.14. ओके, सो अगर हम सी एस से फाइंड करें कोन का, हमारे पास फार्मूला है पाई आर एल. एल जो है वो स्लेंट हाइट है और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं. ठीक है,
सो फार्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिंपली ये 2.5 और 6 की वैल्यू एंटर करनी है और हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। ओके, सो CS से कोण का सिंपली पाई आर एल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर का CS से फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला 2 पाई आर एच, सिंपली वैल्यूज को पुट करना है और हमारे पास आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो कोन का CS है ऑरेंज एरिया वो है हमारे पास 51.02 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो येलो एरिया है सिलेंडर का CS है वो है हमारे पास 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को हमें हिंदी में करना है तो हम लिखेंगे रॉकेट की कुल ऊंचाई दिस, ओके, देन शंकु की ऊंचाई, फिर सिलेंडर, ये सब डाटा आपने पीछे देखा हुआ, ठीक है। सो सिंपली वैल्यूज को हमें पुट करना है, मतलब इस तरह से आप हिंदी में लिख सकते हो सारा कुछ, इंग्लिश में मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सो हिंदी की वर्डिंग देख लो, बाकी करना तो वैसे ही है। देन लास्ट के दो क्वेश्चन हमारे पास, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे माना नूरी की एज है x और सोनू की एज है y। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इसके अकॉर्डिंग हुआ कि x minus 5 is equal to 3 to y minus 5। ओके, सो इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बनके x minus 3y is equal to minus 10, इक्वेशन 1। अब दूसरी सिचुएशन दी गई कि 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, तो उसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x minus 2y is equal to 10, इक्वेशन 2। अब सिंपली हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है और यहाँ से x कैंसिल हो रहा है और y आ गया हमारे पास 20 और फिर से ये वैल्यू को पुट करेंगे, एक वैल्यू आगे तो दूसरी तो निकली जाती है ना, फिर x आ गया हमारे पास है 50। ओके, सो नूरी की एज है 50 और सोनू की एज है 20। माना नूरी की आयु x, सोनू की आयु y। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी थी। सो x minus 5 is equal to 3 into y minus 5। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन 1 आ जाएगी। फिर 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू से दुगनी होगी, x plus 10 into 2 into, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 2, फिर इसको माइनस करना है और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और फिर से y की वैल्यू 1 2 कहीं पे पुट करो तो x आ जाएगा हमारे पास 50। सो नूरी की जो एज है वो हो गई 50 वर्ष और सोनू की एज हो गई 20 वर्ष, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये डाटा दिए गए हमारे पास और हमारे से पूछे कि लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट। ओके, सो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है भाई 60 to 80, 61 टाइम। ओके, so it's the model class. Now L, lower limit of model class is equal to 60. Okay, frequency of model class is 61 and frequency of the class preceding the model class is 52. Okay, so पीछे and F2 frequency of the class succeeding the model class से पीछे आ जाएगा 38। सो H क्लास इंटरवल है 2020 का दिया हुआ है। ओके, सो ये सिंपली हम फार्मूला पुट करेंगे, मॉड इज इक्वल टू 1 प्लस फिर सारे का ब्रैकेट f1 minus f0 डिवाइडेड बाय 2 f1 minus f0 minus f2 मल्टीप्लाई h। सिंपली वैल्यूज को पुट करना है और लास्टली मोड हमारे पास आ जाएगा 65.625। So the model lifetime of electrical component is 65.625 hours.